नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ आलोक। देश में पहले चरण में लोकसभा की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। पहले चरण के लिए 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान के पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने उम्मीदवारों की एक रिपोर्ट जारी की है। 1618 उम्मीदवारों के चुनाव हलफनामे का एडीआर ने विश्लेषण किया है। इसमें 450 उम्मीदवार करोड़पति हैं। वहीं पहले चरण में चुनाव लड़ रहे 16% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मध्य प्रदेश की पहले चरण की 6 सीटों पर उम्मीदवारों का क्या पूरा लेखा जोखा है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। करोड़पति प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है। कांग्रेस की तरफ से जो करोड़पति प्रत्याशी सामने हैं, उन्होंने बरसों की मेहनत से पुश्तैनी व्यापार को बढ़ा करके आज इस स्थिति में पहुंचाया है। लगभग 50-50 साल 100 सालों से उनका व्यापार चल रहा है। सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि इतनी जल्दी करोड़पति कैसे हो गए। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जो दौलत है वो अभी नई नहीं है, जो शोहरत है वो अभी नई नहीं है। कांग्रेस ने पुश्तैनी व्यापार के माध्यम से अपने प्रत्याशी जो करोड़पति हैं वो सामने हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने अपने परिश्रम और ईमानदारी से धन संपत्ति कमाई है, अर्जित की है, उससे राजनीति में हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, महत्वपूर्ण ये है कि राजनीति में ये शुचिता आवश्यक है कि जो संपत्ति आपने कमाई है वो संपत्ति ईमानदारी से कमाई हुई है। दूसरी बात, जो उम्मीदवारों पर आपराधिक प्रकरणों की बात है तो 2 तरह के आपराधिक प्रकरण होते हैं। एक तो वे जो समाज जिन्हें उचित नहीं मानता, उन धाराओं में यदि प्रकरण दर्ज है तो निश्चित ये चिंता का विषय है। परंतु बहुत सारे मामलों में ये होता है कि राजनीतिक कारणों से, धरना प्रदर्शन के कारण इस तरह के जो मामले दर्ज होते हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं पर इस तरह के मामले होते हैं, क्योंकि वो जनता के मुद्दों को उठाते हैं। और यदि इस तरह के कोई मामले दर्ज हैं तो वो मामले तो राजनीति में इस तरह के मामले होना कोई नई बात नहीं है। परंतु यदि ऐसी धाराओं के मामले हैं जो आपराधिक हैं, जिनमें आपके चरित्र पर चिंता व्यक्त की जा सकती है, ऐसे मामले दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उससे अपने प्रत्याशी जो करोड़पति हैं वो सामने हैं। फॉर्म ने उम्मीदवारों की एक रिपोर्ट जारी की है। 1618 उम्मीदवारों के जिसमें नाम है और उम्मीदवारों के चुनाव के हलफनामे का एडीआर ने एक विश्लेषण किया है, जिसमें चाहे वो आपराधिक रिकॉर्ड की बात करें, को कौन कौन सी ऐसी धाराएं लगी हैं, कितने गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं, तो वो तमाम चीज़ों का एक सर्वे किया गया, जिसमें 450 उम्मीदवार करोड़पति हैं। वहीं पहले चरण में चुनाव लड़ रहे 16% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो मध्य प्रदेश के पहले चरण में 6 सीटों पर बात करें तो उम्मीदवारों की क्या पूरा लेखा जोखा है। इस तरीके से 6 सीटों को लेकर के वहां पर भी लगातार इस तरीके से एडीआर की रिपोर्ट आई। बीजेपी के 36% जो है वो आपराधिक मामले जिसमें दर्ज हैं, और बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की 34% है। लेकिन जिस तरीके से अगर संपत्ति की बात करें तो नकुलनाथ सबसे अमीर है, जिनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। तब के लोकसभा प्रत्याशियों की एडीआर रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें पहले चरण के लिए जब मतदान होना है और पहले चरण के मतदान को लेकर के बात करें तो एक उम्मीदवारों का एक लेखा जोखा तैयार किया गया है। तो इस एडीआर की रिपोर्ट को लेकर के फिलहाल जब धन बल बाहुबल एक बार फिर कहीं ना कहीं इसकी बानगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के बीच जो नेता मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, एक स्वस्थ बहस कराने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे सवालों के जवाब जानेंगे और समझेंगे। जल्दी से जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए उनका परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। वंदना जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत करना चाहूंगा। रोशनी यादव जी हैं,
कांग्रेस की प्रवक्ता रोशनी यादव जी, नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप तिवारी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। प्रदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले सवाल आज प्रदीप जी से लूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप जी, जब हम आज एडीआर को रिपोर्ट को लेकर के बात करें, आंकड़े अपने सामने आए हैं, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बीजेपी के 36% और कांग्रेस के 34% चुनावी मैदान में हैं। ये पहले चरण की हैं। तो सबसे पहले मैं जरा इस रिपोर्ट को लेकर के, इन आंकड़ों को लेकर एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा सबसे पहले। देखिए, क्या है कि राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य है उसमें आपराधिक प्रकरण अब ये देखना जरूर है कि गंभीर आपराधिक प्रकरण जो है वो किस तरह के हैं। वो वास्तव में किसी संलिप्त है, किसी गंभीर अपराध में है या राजनीतिक अपराध में। कभी कभी राजनीतिक व्यक्ति के रूप में कुछ आपराधिक प्रकरण होते हैं कि धरना प्रदर्शन होता है, धारा 144 का उल्लंघन होता है, कई तरह के मामले इस तरह से। लेकिन कुछ ऐसे अपराध होते हैं जैसे हत्या के अपराध है, बलात्कार के अपराध है, बहुत सारे इस तरह के अपराध होते हैं। अगर उससे कोई प्रभावित व्यक्ति है तो मुझे लगता है कि गंभीर है। इस तरह के अपराधों से पार्टियों को, चाहे वो कोई पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनको ऐसे प्रत्याशियों को टिकट देने से बचना चाहिए। कारण ये है कि जब कोई व्यक्ति समाज सेवा के लिए जाता है तो वो अपनी छवि कैसे प्रस्तुत कर पाएगा किसी भी सामाजिक व्यक्ति के पास। तो मुझे लगता है कि उन पार्टियों को, चाहे जो पार्टियां हो, चाहे बीएसपी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जो भी पार्टियां हो, उन पार्टियों को निश्चित तौर पर ये देखना जरूरी है कि हमारे जो आपराधिक प्रकरण है, जो तो वो राजनीतिक है या गैर राजनीतिक है या गंभीर आपराधिक प्रकरण। तो गंभीर आपराधिक प्रकरण जो है उसमें गंभीर प्रकरण वाले व्यक्ति को टिकट वितरण करने से संकोच करना चाहिए पार्टियों को। अब राजनीतिक प्रकरण की बात होती है तो राजनीतिक प्रकरण में इस तरह का मामला होता है कि कई बार धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ते हैं लोग, मुख्यमंत्री का घेराव करते हैं, उसमें बहुत सारी धाराओं का उल्लंघन होता है और परमिशन बिना लिए कभी कभी राजनीतिक पार्टी के नेता धरना प्रदर्शन करते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं। तो इस तरह के अगर अपराध होते हैं तो उस अपराधों में मुझे लगता है कि उससे थोड़ा सा परहेज नहीं करती है पार्टियां और टिकट दे देती है। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें भी शायद जिताऊ कैंडिडेट की जरूरत होती है राजनीतिक दलों की। मैं आऊंगा आपसे, कुछ और भी चीजों को समझूंगा। वंदना जी, जिस तरीके से अगर बात करें तो कोई भी राजनीतिक दल इसमें पीछे नहीं है। जी नमस्कार सभी को और नूतन वर्ष अभिनंदन। देखिए, ये जो बातें अभी चल रही हैं धन संपदा को लेकर, जी जी, तो देखिए कांग्रेस पार्टी जब ये कहती है कि हमने पुश्तैनी पैसा कमाया है, तो पुश्तैनी पैसा आपने आखिर कैसे कमाया? इतने सालों तक जो आपने भ्रष्टाचार किया, देश को लूटा, उससे अर्जित धन को आप पुश्तैनी धन कैसे कह सकते हैं? अगर आपकी सरकारें इतने सालों तक रही, उसके बाद आपके नेता इतने धनवान बन गए, तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले होते कौन हैं? आप प्रश्न चिन्ह जब लगाते हैं, उंगली जब उठाते हैं, तो जरा याद रखा करिए कि जब एक उंगली दूसरे पर उठाते हैं तो तीर हमारी ओर होती है। कई सालों तक आपने राज किया है, शासन किया है, और उसके बाद आपके जो नेतागण थे वो आज धनाढ्य होके बैठे हैं और वो कहते हैं कि हमने पुश्तैनी धन अर्जित किया है। इस प्रश्न का उत्तर जरा कांग्रेस पार्टी दे कि ऐसी कौन सी पुश्तैनी इनका व्यापार चल रहा था कि जिससे ये इनके जो नेता है वो इतने अरबपति और खरबपति हो गए। नकुल नाथ जी, जिनके पिताजी कमलनाथ जी की 110 देशों में कंपनियां चल रही हैं, होटलें चल रही हैं, कॉर्पोरेट मुख्यमंत्री के रूप में वो स्थापित हुए थे। वल्लभ भवन, जिसको 15 महीने में इन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, रिकॉर्ड तोड़ IAS IPS के तबादले किए थे, दुनिया के जितने घोटाले हो सकते हैं वो कांग्रेस पार्टी ने किए, 2G स्कैम, 3G स्कैम, आप नेशनल हेराल्ड घोटाला, सब प्रकार के घोटाले करने के बाद ये एक ईमानदार सरकार जो जब से शासन में आई है तब से एक भी आरोप आप हमारी सरकार के ऊपर नहीं लगा पाए। ठीक है, अब मैं रोशनी जी के पास आ रहा हूं। रोशनी जी, अब मुझे लगता है वंदना जी ने सीधा सवाल किया, मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। अब मैं चाहूंगा आप अपनी बात रखें। देखिए, नूतन वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ मैं। मेरी वंदना बहन ने बहुत सारे घोटालों का जिक्र किया है, तो मैंने याद दिला दूं कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, व्यापक घोटाला, और जिसमें शायद आज तक भी इनको जो है पूरे तरीके से बरी नहीं किया गया है। और लगातार आज मध्य प्रदेश में पटवारी घोटाले से लेके अनेक घोटाले लगातार किए जा रहे हैं और भ्रष्टाचार इन्होंने पुराने हमारे कांग्रेस का इतिहास बचाया है। तो जो कि
हमारे पास तो पुरानी संपत्ति या पूर्वजों की संपत्ति को बढ़ाने का काम करके हम जनता की सेवा में उतर रहे हैं। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास इतनी संपत्ति कहां से आ जाती है कि इनके विधायक जो है करोड़पति। सबसे ज्यादा आपको मेरे जो एंकर भाई हैं, आपको पता होगा कि बीजेपी में ही सबसे ज्यादा विधायकों की संख्या है जो करोड़पति बनकर के बैठे हैं। तो आज जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विकास की बागडोर को नजरअंदाज करते हुए केवल जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ करके मध्य प्रदेश में रोजगारी का आलम खड़ा कर दिया है, तो ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले और इनका 80% पैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे ले जाने वाला पैसा इन्होंने या तो पार्टी के चुनाव प्रचार में भ्रष्ट रूप से लिप्त कर करके उसको जो है दान कर लिया है पार्टी के लिए। एक जगह इनके बहुत बड़े गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे जो है 1000 करोड़ की कंपनी भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है उसको जो है एस्टैब्लिश कर लेते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास इतने मुद्दे कहां से आते? और आज मेरी बहन ये बात नहीं करती कि इसे प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, देश की इतने स्वतंत्रता के बाद से, लेकिन रोशनी जी ये मुद्दे बीजेपी तो उठा नहीं रही, ये तो एडीआर की रिपोर्ट कह रही है ना कि कौन सबसे धनाढ़ है प्रत्याशी। देखिए धनाढ़ है तो उसमें एडीआर की रिपोर्ट ने ये भी बताया है कि सबसे ज्यादा उसमें बीजेपी के विधायकों की संख्या है। आपराधिक मामले में भी सबसे ज्यादा बीजेपी आगे है, जिसमें 307 के मामले भी इनके कई विधायकों पे लगे हैं। और एक ध्यान में मुझे आता है कि इनके एक विधायक थे प्रीतम सिंह लोधी, जिनपे कई मुकदमे दर्ज है, 307 की धारा भी लगी है और पार्टी उनको बेदखल करती है। धर्म सनातन के ऊपर वो प्रहार करते हैं, क्योंकि आजकल तो भारतीय जनता पार्टी पूरा धर्म पे ही प्रचार कर रही है, क्योंकि विकास के मुद्दे पे। चलिए अब आपके सवाल का जवाब वंदना जी खुद ही देंगी। वंदना जी देखिए, सवाल के बदले सवाल। देखिए मैं इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगी, मैं प्रति उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक बात पूछूंगी कि नकुल नाथ जी के पास इतना पैसा कहाँ से आया? नकुल नाथ जी जो अपनी पिता की उंगलियां पकड़ पकड़ कर चलते हैं, जिन्हें कार्यकर्ताओं के नाम नहीं पता है, वो इतने धनाढ्य कहाँ से हो गए? क्यों? क्योंकि वो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए। राहुल गांधी जी जिन्हें जनता के बारे में कुछ नहीं पता, जो टमाटर और मिर्ची में भेद नहीं कर पाते, वो राहुल गांधी जी स्विस बैंक में खाते खोल कर बैठे। आखिर ऐसा कौन सा पुश्तैनी रोजगार है उनके पास? कौन सा वो जनता के विकास के लिए फैक्ट्रियां चला रहे हैं, इंडस्ट्रियां चला रहे हैं? जरा राहुल गांधी जी उसका ब्यौरा दे। चलिए जल्दी से देखिए, अब रोशनी जी देखिए, अब आपसे भी जब धनाढ़ के लेकर के एक सोर्स फाइल पूछी जा रही है, आप भी बताइए जल्दी से, सवाल के बदले जल्दी से सवाल। जी जल्दी से इसका जवाब, कट टू कट सवाल का कट टू कट जवाब। रोशनी जी जल्दी से। जी बिल्कुल। हाँ। ये जो राहुल जी के स्विस बैंक की बात कर रही है, तो आदरणीय मोदी जब 2014 में आने वाले थे तो उन्होंने कहा कि मैं देश का काला धन जो कांग्रेस ने स्विस बैंक में रखा है, मैं उस काले धन को लेके आऊंगा और गरीब किसानों के खातों में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। तो वो कहाँ है? स्विस बैंक से पैसे लेके आने चाहिए और 15-15 लाख रुपए डालने चाहिए। आज तो इनको एसबीआई लिस्ट थमा रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड में कितने लोगों से जो है दबाव डरा करके, डर भय, सीबीआई ईडी की जांचों का डर भय दिखा करके और जो है एक मोटी रकम लेकर के अपने आप को भ्रष्टाचार में लिप्त कर रहे हैं। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा सुगम रास्ता बनाया है। और दूसरी तरफ क्योंकि ये मुद्दों पे नहीं जाते, मैं देखिए बार बार यही मुद्दा लेकर आऊंगी कि 70 साल से अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस में पेट्रोल का दाम 70 सालों में 70 रुपए तक पहुंचा, लेकिन 10 साल में इन्होंने 110-135 पहुंचा दिया। जहां दूध 30 रुपए 35 रुपए लीटर मिला करता था, आज इन्होंने उसको 65 पहुंचा दिया। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी और इन व्हीकल की बात करें तो जहां 55, 50,000, 60,000 में मिला करती थी, आज 95,000, 1 लाख तक पहुंचा दिया। तो इनकी नजर इस पे क्यों नहीं जाती? किसान का चलिए बिल्कुल जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, वो आखिर कहाँ हैं? ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, रोशनी जी भी और वंदना जी आपके पास भी, मैं प्रदीप तिवारी जी आपके पास आऊंगा। लगातार देखिए मुद्दे क्या हैं। चुनाव कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तिथियों की घोषणा हो चुकी है, इसी महीने पहले चरण का मतदान होना है मध्य प्रदेश की बात करें तो, लेकिन मुद्दे जो हैं जनहित से जुड़े होने चाहिए। लेकिन आज चर्चा किस पर हो रही है कि कौन आपराधिक है, धन बल बाहुबल पर चर्चा हो रही है। यह भी एक सर एक बड़ी विडंबना है। निश्चित तौर पर देखिए आजकल जो ट्रेंड चल रहा है पार्टियों में, पार्टियां ये देख रही हैं कि व्यक्ति का चरित्र कैसा है, व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक प्रकरण कितने हैं, व्यक्ति कितना बाहुबली है। तो बहुत सारी
चीजों को पार्टियां इग्नोर कर दे रही हैं, ये देख रही हैं कि हम वो व्यक्ति जीतने वाला है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि पार्टियों को विचारधाराओं को अपने बदलना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को देना चाहिए जिससे सीधे जनता का सरोकार हो, जनता के बीच जिसकी पूरी सानिध्य हो, जनता के बीच में जिसकी पॉपुलरिटी हो। मुझे लगता है कि आप देखें पिछली बार चुनाव में लगभग सीटें बीजेपी के खाते में नहीं, बकाया सीटें कांग्रेस से, दूसरी पार्टियों को सीटें विधानसभा में नहीं मिली, लेकिन एक व्यक्ति वहां निर्दलीय, या आप मानिए कि वो निर्दलीय के रूप में ही जीता। तो कहीं ना कहीं सरोकार पैसा से और उससे आपराधिक प्रकरणों से भी दूर रहा। तो अब ये समझने की जरूरत है कि जनता के बीच में जो पॉपुलर व्यक्ति हो हम उसको टिकट दें, ना कि हम बाहुबली को, जो जिसके पास बहुत ज्यादा धन हो। तो ऐसी परिस्थितियों में जनता ये नहीं तय कर पा रही कौन व्यक्ति सही है और कौन विकास की बात करेगा, कौन जनता के हितों की बात और करेगा। इन सब के बीच कहीं ना कहीं जनता जो है वो काफी गुमराह होती है कि किधर जाएं, क्या करें, क्या ना करें। वंदना जी, जब टिकटों को लेकर के, जब प्रत्याशियों के चयन को लेकर के बात होती है, तो ये चीजें भी तो कहीं ना कहीं देखी जाती हैं। क्या लग रहा है कि मैं एक बड़ी जिम्मेदारी से इस सवाल का जवाब चाहूंगा कि क्या सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट देखा जाता है, या फिर ये मैं दोनों दलों से यही मेरा एक ही सवाल रहेगा, या सिर्फ इन सब चीजों को दरकिनार कर दिया जाता है? देखिए, जब क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के विषय में आपको बता सकती हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता कर्तव्य निष्ठता के साथ क्षेत्र की जनता के बीच में कार्य कर रहा है, जो सर्वे रिपोर्ट में पॉपुलर पाया जाता है, रायशुमारी में जिनका नाम दिया जाता है मंडल अध्यक्षों द्वारा, जिला अध्यक्षों द्वारा, उसी को पार्टी चुनकर नेता के रूप में उभारती है। भारती पारधी जी एक जीता जागता एग्जाम्पल है इस चीज का। आप देखिए, वो एक कंसीलर के रूप में, एक पार्षद के रूप में कार्य कर रही थी, आज सांसद का चुनाव लड़ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ पे कार्यकर्ता भाव से लोग कार्य करते हैं, और हमारे यहाँ जो हमारा प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है, चाहे केंद्र का नेतृत्व है, वो हम पर नजर बनाए हुए है और उन्हें उनके उचित स्थान पर पहुंचा रहा है। अगर मैं महिलाओं की अगर बात करूं, तो माया नरोलिया जी को आप देखिए कि वो महिला मोर्चा के मंडल में कार्य करती थी, और कहां आज वो राज्यसभा की सांसद बनकर बैठी है। तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता भाव के साथ, चरैवेती के सिद्धांत के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्य करते रहते हैं, और सर्वे के आधार पर, रायशुमारी के आधार पर। और बिल्कुल देखिए, चुनाव जीतने का तो मुख्य लक्ष्य सबका एक ही है, विजय हासिल करना, विजयश्री हासिल करना। तो जो व्यक्ति विजयश्री लाकर हमें देगा, जो हमारे जनता के हित में कार्य करेगा, जो हमारे जनता का लोकप्रिय होगा, उसे हम टिकट देंगे। जी, चलिए, ये तो बीजेपी ने अपनी प्राथमिकता गिना दी और पूरा का जो प्रक्रिया होती, चयन प्रक्रिया, वो समझा दी। रोशनी जी, लगातार क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं, और आप क्या कुछ प्रक्रिया है, क्या आप लोग भी थोड़ा अनदेखी करते हैं क्या? किस तरीके से जिताऊ कैंडिडेट ही ढूंढते हैं, यही बड़ी प्राथमिकता होती है? देखिए, ये स्वाभाविक रूप से, चूंकि आज जिस तरीके का चुनाव देश और प्रदेश में आगे एक प्राथमिकता दी जा रही है, तो आज चुनाव जीतना पहली प्राथमिकता बन गई है दोनों पक्षों का। क्योंकि हम कांग्रेस की बात करें तो हमारे यहाँ भी कार्यकर्ताओं को सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है, और उसकी एक चुनाव प्रक्रिया होती है। चुनाव एजेंसी, जो हमारी सर्वे एजेंसी होती है, वो सर्वे करती है। सर्वे के दौरान जो भी कैंडिडेट प्रमुखता से जो जनता की पहली पसंद होता है, जिसका उस क्षेत्र में अच्छी पकड़ होती है, जो कार्यकर्ताओं के बीच में क्षेत्र के विकास की आवाज को उठा सके, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, ऐसे हम नेतृत्व को चुनते हैं। अब मेरी बहन ने कुछ मुद्दों पर जो विषय रखे हैं, तो मैं इनको एक विषय याद दिलाने चाहती हूँ कि आज इन्होंने कुछ ऐसे भी टिकट दिए हैं। हेमा मालिनी एक जो है इंडस्ट्री फील्ड से आती है, फिल्म इंडस्ट्री फील्ड से, आप उनको टिकट दे देती, वो कोई जमीनी कार्यकर्ता नहीं होती। कंगना रनावत कोई जमीनी कार्यकर्ता नहीं होती। अभी एक मीडिया के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, चूंकि ये टमाटर और आलू के भाव राहुल जी से पूछ रही थी, तो उनका एजुकेशन तो जो है विदेश के और अच्छे जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने एजुकेशन लिया। लेकिन कंगना जी इतनी समझदारी नहीं है कि आप जिसको टिकट दे रहे हैं, वो पूछती है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सुभाष चंद्र बोस जी के साथ क्या घटना हुई। तो उनको अपना जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहिए, और बीजेपी को भी ये देखना चाहिए कि वाकई जमीनी कार्यकर्ताओं को प्रेफरेंस देना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को जिनको जमीन की हकीकत ही ना पता हो। सॉरी टू से, जी चलिए, वंदना जी लगता है हाथ खड़ा करी, वंदना जी अपनी बात रखना चाह रही है इस पर, क्योंकि लगातार अगर उनसे भी पूछा जाए कि सब्जी का भाव क्या है, जी क्या दाम क्या है, क्योंकि आपके यहाँ की कांग्रेस की एक प्रवक्ता जिस तरीके से कंगना रनौत को लेकर के टिप्पणी कर चुकी है, और बाद में उनको माफी भी मांगनी पड़ी। जी वंदना जी, आप अपनी बात रखिए।
कंगना रनौत जी के विषय में जितनी अभद्र टिप्पणी आपके यहाँ के नेत्री ने की है उसके लिए तो वो क्षमा की पात्र नहीं है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप कंगना रनौत जी की बात करती है तो उन्होंने तो समाज के लिए काम किया, फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम किया, नाम रोशन किया। राहुल गांधी जी ने ऐसी क्या उपलब्धि कर दी? गांधी परिवार में पैदा हो गए। नकुल नाथ जी ने ऐसी क्या उपलब्धि कर दी? कमलनाथ जी के बेटे बन के पैदा हो गए। कार्यकर्ताओं का इन्हें नाम नहीं पता। राहुल गांधी जी, हम की जबान हमेशा फिसल जाती है। आप कहती हैं भाजपा के नेताओं के ऊपर आरोप लगे। अरे आपके तो नेता प्रतिपक्ष के ऊपर एक महिला हो के आप भी जानती हैं कि यौन उत्पीड़न का आरोप लगा हुआ है। जीतू पटवारी जी जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है, वो महिलाओं के विषय में क्या सोच रखते हैं ये आपको भी पता है। दिग्विजय सिंह जी किस तरह से कल अश्लील नृत्य करवा रहे थे राजगढ़ में, सबने देखा। कमलनाथ जी किस प्रकार से महिला अभिनेत्रियों के कमर में हाथ डाल डाल कर कस कर पकड़ कर आईफा अवार्ड में जिस तरह से फोटोज वायरल कराते हैं, ये है आपकी पार्टी का नारी सशक्तिकरण। आप कंगना रनौत जी के विषय में आपकी पार्टी की एक महिला ने इस तरह की टिप्पणी करी, बड़ी शर्म आती है। आज के जमाने में हम सब महिलाओं को मिलकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए, ना कि पैर पकड़ पकड़ कर खींचना चाहिए। ये भारत तभी विकास करेगा जब महिलाएं इसकी मुख्य धारा से जुड़ेंगी। हर प्रगतिशील देश हो जो भी, उसमें महिलाओं की भूमिका जब बराबर की होती है। चलिए, बीजेपी लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, नारी उत्थान को लेकर के बात करती है। मैं एक बार ये देखिए, महिलाओं के मुद्दे लेकर के आती हैं, उसकी महिलाओं पे बात नहीं होना चाहिए। जब इनकी तरफ से महिलाओं पे कोई टीका टिप्पणी होती है, अगर मेरी बहन इतनी ही शुभचिंतक है महिलाओं की, देश की, प्रदेश की महिलाओं को लेकर, तो सबके प्रति इनका भाव समान होना चाहिए। जब चलिए मैडम, एक एक करके बोलेंगी तो अच्छा रहेगा जी। ठीक है वंदना जी, मैं आपके पास आऊंगा। जरा रोशनी जी अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से, 30 सेकंड में, फिर मैं वरिष्ठ पत्रकार के पास आ रहा हूँ। समान भावना बीजेपी रखती है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि जब अगर किसी भी महिला पे किसी भी तरीके से कोई भी पार्टी का अगर नेता इस तरह की टिप्पणी करता है तो समान व्यवहार रखेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। जो रेसलर हमारी बहनें गौरव, देश का गौरव थी, उन बेटियों पर भाजपा के सांसद ब्रजभूषण जी यौन उत्पीड़न करते हैं तब ये शांत रहते हैं, मोदी जी भी शांत रहते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लेते। और तो हद तो शर्म की बात तो तब हो जाती है कि खुलेआम मीडिया में कहते हैं कि मैंने एक मर्डर किया है, उसके बाद भी खुले, मतलब मुझे वो शब्द नहीं कहना चाहिए, मेरी जुबान पे आ रहा है, अभी बहन को बुरा लग जाएगा, पर घूम रहे हैं वो, उसके बाद भी ये कुछ। और ये जो अनगिनत नाम गिना रही है, तो एक नेता के जो है रिश्तेदार होते हैं कामाख्या सिंह जी, कोई जनता में पकड़ नहीं, कोई जानता नहीं, नया नाम आता है, आप उनको विधायक का टिकट दे देते हैं। जबलपुर से एक डॉक्टर सिंह जी को आप टिकट, चलिए आपने तमाम सारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन जिस तरीके से कुलनाथ को संपत्ति को लेकर के सवाल उठे उसका जवाब सही से अभी तक नहीं आ पाया। ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैं वंदना जी के पास भी आऊंगा और रोशनी जी के पास भी जल्दी से। मैं प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं। एक अहम सवाल, दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव के पहले किस तरीके से जब बातें होती है, लेकिन चुनाव आते आते किस तरीके से प्रत्याशियों के चयन को लेकर के सभी दल कहीं ना कहीं अपनी प्रक्रिया में फेरबदल कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी जिताऊ कैंडिडेट जरूरत होता है। निश्चित तौर पर आप देखें तो समीकरण तभी बदलते हैं जब कैंडिडेटों की कहीं न कहीं किसी क्षेत्र विधानसभा में अभाव होता है। देखिए, जब चयन प्रक्रिया होती है तो कई पहलों में प्रत्याशियों का चयन किया जाता है, नाम मंगाए जाते हैं, उसके बाद फिर उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, उसके बाद उसके क्षेत्र से उनकी जानकारी मंगाई जाती है और पार्टियां जो अपनी खुद की एनालिसिस करती हैं उसके आधार पर टिकट वितरित करती है। लेकिन अगर उनसे बेहतर कैंडिडेट कहीं दूसरे सेलिब्रिटी हो या बड़ा कोई व्यक्ति हो, ऐसा जो प्रभावशाली उस प्रभाव रहता हो उस क्षेत्र में, तो फिर पार्टियां अपनी उसको स्ट्रेटजी को चेंज करके उस व्यक्ति को टिकट देती है। उसी में चाहे कंगना रनौत हो, चाहे बहुत सारे क्रिकेटर हो या खिलाड़ी हो, ये बहुत सारे लोग ऐसे मैदान में लगभग पार्टियों में आते हैं। किसी एक पार्टी की बात नहीं कर सकते अपन, भाजपा, कांग्रेस, बीएसपी सभी पार्टियों में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये देखना जरूरी है कि जो क्राइटेरिया चुनाव निर्धारित होता है
कि हम आपराधिक तत्वों को कम से कम टिकट दें, जो ऐसे व्यक्ति हो, प्रभाव रखते हो क्षेत्र में, ऐसे व्यक्तियों को हम चुन के लाए, तो निश्चित तौर पर पार्टियां अब इस पर विचार करने लगी। देखिए पहले आप देखें तो बहुत सारे बाहुबली आते थे और वो जीत कर, इसमें सबसे ज्यादा बीएसपी, समाजवादी पार्टी, इनमें बाहुबली बहुत सारे आए थे। लेकिन अब जिस तरह से अब टिकट का वितरण हो रहा है, उसमें अब इनकी संख्या निरंतर घटती आ रही है। और यही कारण है कि आप देखें तो आपराधिक तत्व उत्तर प्रदेश में हो चाहे मध्य प्रदेश में, जहां भी सरकारें अब निर्णय ले रही हैं, तो अपराधी तत्वों को टिकट भी नहीं दे रही है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी कर रही है। जी बिल्कुल, एक फाइनल कमेंट मैं चाहूंगा रोशनी जी, लगातार जिस तरीके से क्या आप सोच रहे हैं कि पार्टी में इस चीज को लेकर के वाकई में कहीं ना कहीं मंथन चल रहा है कि जिस तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आगे आ रहे हैं और वो सदन में जाएंगे, वो किस तरीके से जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे? देखिए, हम जो हमारी कांग्रेस पार्टी है वो कभी किसी भी मायने में हम झूठा वादा नहीं करते। हमने हमेशा प्राथमिकता, आज हमारे आदरणीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी भी बने हैं तो एक नई युवा सोच के साथ चल रहे हैं और उन्होंने प्राथमिकता दी है। आज मुझे ही मीडिया पैनलिस्ट के रूप में उन्होंने जोड़ा है, मैं उनका धन्यवाद देती हूँ कि आज वो युवा सोच को प्राथमिकता देते हुए युवा नेतृत्व को भी महत्व दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये जरूर प्रॉमिस किया और मोदी जी ने हमेशा जब वो सत्ता में आए हैं तो उन्होंने कहा कि मैं युवाओं को प्राथमिकता दूंगा, जो 70 प्लस जिनकी उम्र है मैं उनको पार्टी से बिल्कुल जो है एक वरिष्ठ दीर्घा में उनको बैठा के रखूंगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी वादे पे सच के साथ खड़ी नजर नहीं आती है। तो आज चिंता करने का सबसे बड़ा विषय ये है कि महंगाई, बेरोजगारी और ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी कब ध्यान देगी और कब जो है असल मुद्दों पर ये बात करेंगे, ना कि ये कोई पोस्टर का। चलिए एक फाइनल कमेंट वंदना जी, आज की डिबेट का मैं आपसे भी चाहूंगा। जी चलिए ठीक है, आपकी बात पूरी होगी। वंदना जी, आपसे एक फाइनल कमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब बात करें तो युवा जोश और वरिष्ठ नेतृत्व का ब्लेंड है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ वरिष्ठों का सम्मान, वरिष्ठों से पूछ परख करके और युवाओं के जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। यहाँ महिलाओं का गौरव बढ़ाने का कार्य किया जाता है। यहाँ महिला नेत्रियों को टिकट दिए जाते हैं, उनको गौरवान्वित किया जाता है। और अगर अब रोशनी जी ऐसा कहती है कि उन्हें युवा के रूप में स्थापित किया गया है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और डायरेक्टली एज अ मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही हूँ। मैंने 7 साल तक एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को चुना। क्यों चुना? क्योंकि ये वो पार्टी है जो राष्ट्र निर्माण करती है, महिला सशक्तिकरण करती है, महिलाओं को आगे लाने का काम करती है। तो बहुत मुझे गर्व के साथ ये कहते हुए ये गर्व हो रहा है कि मैं उस पार्टी की एक छोटी सी सेनानी हूं जो पार्टी राष्ट्र के हितों के लिए कार्य कर रही है, राष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य कर रही है और युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दे रही है। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही है भारतीय। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी, आपका भी, रोशनी यादव जी आपका भी, प्रदीप तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एडीआर की रिपोर्ट पर आज हमने मंथन किया, विशेषज्ञों ने अपनी बात रखी। तो मध्य प्रदेश के पहले चरण की 6 सीटों पर उम्मीदवारों का किस तरीके से पूरा लेखा जोखा, आज हमने उस पर चर्चा करी। लेकिन बात स्वस्थ राजनीति की होनी चाहिए, बात स्वस्थ राष्ट्र नेता की होनी चाहिए। नमस्कार।